ये दोनों पड़ोसी मुल्क भारत के लिए हमेशा परेशानियां सामने लाते रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को जो जख्म दिए हैं उससे पाकिस्तान अब भारत के लिए कोई चुनौती नहीं रह गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने एक ताज़ा डिटेल रिपोर्ट जारी की है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान भारत के लिए अब चुनौती नहीं है, लेकिन चीन भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। चीन की विस्तारवादी नीति भारत के लिए तनाव का कारण बनती रही है। गलवान, लद्दाख का डेप्सोंग और डेमचोक क्षेत्रों में भारत और चीन के साथ हुई तनातनी इसका गवाह है। लेकिन गलवान संघर्ष के बाद भारत चीन को लेकर और अधिक सतर्क और आक्रामक हुआ है। चीन से चुनौती लेने के लिए भारत सैन्य क्षमताओं के साथ ही इकोनॉमी के स्तर पर भी लगातार मजबूत हो रहा है। तो चीन को भारत अब मानता नहीं एक चुनौती की तरह, लेकिन चीन को उतनी ही गंभीरता के साथ भारत लेता है। भारत ये जानता है कि चीन अपने विस्तारवादी रवैये के साथ भारत के सामने किसी भी सेक्टर में परेशानी खड़ी कर सकता है। चीन किसी भी समझौते से कभी भी मुकर सकता है। चीन कभी भी धोखा दे सकता है। चीन कभी भी पीठ में चाकू या छुरा घोंप सकता है। चीन सारी नीतियां, सारे समझौते केवल अपने फायदे के लिए ही देखता है। उधर पाकिस्तान नहीं, चीन है भारत के लिए चुनौती। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की DIA की रिपोर्ट सामने आई है। वर्ल्ड थ्रेट असेसमेंट की ताज़ा रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक को चुनौती अब नहीं माना जा रहा है। भारत की सुरक्षा रणनीति चीन के इर्द गिर्द है, ऐसा CIA की वर्ल्ड थ्रेट असेसमेंट की ताज़ा रिपोर्ट में सामने आया है। चीन इसलिए चुनौती है कि चीन धोखा देने में माहिर है। चीन इसलिए चुनौती है कि चीन एक्सपेंशनिस्ट है, यानी विस्तारवादी है। चीन इसलिए चुनौती है कि चीन कभी भी अपने समझौतों से मुकर सकता है। चीन इसलिए चुनौती है क्योंकि चीन अपने पुराने किए गए समझौतों और पुराने लीडरों की बातों पर कायम नहीं रहता है। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं, और सोहेल काज़मी वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर दोनों हमेशा हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, और उनके जरिए हम समझते हैं कि स्ट्रेटेजिकली भारत को क्या सोचने की जरूरत है और हालात किस तरह का सिग्नल देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार, अमेरिका में आई इस रिपोर्ट के बाद एक बात तो साफ है, जो लगातार कहा जा रहा था और भारत जो लगातार तैयारी कर रहा था, ये रिपोर्ट भी कुछ कुछ उसी लाइन पर है। इस रिपोर्ट में ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से कहा गया है कि अब पाकिस्तान कोई बड़ी चुनौती नहीं है, लेकिन गलवान के बाद भारत ने चीन को और अधिक तरीके से सतर्कता से लेना शुरू कर दिया है, और चीन को लेकर भारत की टोटल डिफेंस इस पर काम करती रही है, क्योंकि वो एक्सपेंशनिस्ट है, विस्तारवादी है, और दूसरा वो कभी किसी समझौते का रिस्पेक्ट नहीं करता है, तोड़ने में माहिर है। ब्रजेश जी। राजीव जी, ये इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक चुनौतियां हैं उसके बारे में बात करना बहुत ही आवश्यक है, और हम सब लोगों को उसके बारे में जानना भी उतना ही आवश्यक है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तुलना हम ज़्यादातर करते रहे हैं, कई सालों से करते रहे, वो जबकि पाकिस्तान हमसे काफ़ी छोटा देश रहा है, आबादी में, क्षेत्रफल में, इकोनॉमी में, मिलिट्री हार्डवेयर में, सोच में, या और किसी तरीके से। तो ये शायद लेगेसी इशू था जिससे हमारे कुछ लोग जुड़े हुए थे, जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी हो, स्ट्रेटेजिक फ्रेटर्निटी हो, या फिर पॉलिटिकल बिगविग्स हो। दर्शकों को याद होगा 1998 में जॉर्ज फर्नांडिस जब डिफेंस मिनिस्टर बने, उन्होंने हिंदुस्तान का ध्यान, हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स और डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों का, आर्म फोर्सेस का भी ध्यान उधर बताया था कि हमारा जो परमानेंट प्रतिद्वंदी है, दुश्मन नहीं कहूंगा, प्रतिद्वंदी है, वो चीन है। और उस समय की मैं आपकी बात बताऊं, मैं उन दिनों सर्विस में था, लोगों ने उनको बहुत बुरा भला कहा कि ये चीज समझते नहीं है, ये क्या बोल गए, चीन कैसे सोचेगा। और वाकई में क्या कर रहा था उन दिनों, चीन क्वाइटली अपनी इकोनॉमिक पावर,
अपनी मिलिट्री मसल और सैन्य ताकत और विचार, उनके डॉक्ट्रिन्स बढ़ा रहा था। तो जो आज आपने जिक्र किया कि अमेरिका के थिंक टैंक ने कहा है, वो इंडिया के थिंक टैंक और सीरियस थिंकर को पहले से मालूम था। चीन हमेशा एक एनिग्मा रहा है हम लोगों के वास्ते। ना हम उसको समझते हैं, ना उसकी भाषा को जानते हैं, ना उसके साहित्य को जानते हैं, ना उनके कल्चर को जानते हैं, ना उनकी सोच समझते हैं। इसीलिए इसीलिए वो हमेशा लगता है वो प्रश्न चिन्ह है। और हाल में कुछ दिनों से या कुछ सालों से थोड़ी बहुत इसकी जागृति हो रही, जबकि आप साउथ एशिया, हिंदुस्तान के बाकी नेबर्स को अच्छी तरह समझते हैं। पाकिस्तान हो, चीन हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, या अमेरिका दूर देश का देश, या यूरोप हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हम सबको समझते हैं। लेकिन चीन के बारे में उतनी जानकारी कम है, चीन के विशेषज्ञ हमारे पास कम है। तो ये इस बहाने आप जो आप बातचीत कर रहे हैं, इसके बहाने ये बड़ी अच्छी बात होगी। और जो आपने कहा, जी हाँ, चीन एक एक्सपेंशनिस्ट पावर है, स्टेटस को पावर नहीं है। उसको स्ट्रेटेजिक में कहते हैं रिविजनिस्ट पावर। उसने अपनी प्रभुत्वता इकोनॉमिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, डिफेंस कैपेबिलिटीज में, मैन्युफैक्चरिंग में, हाई टेक्नोलॉजी में काफी बढ़ातरी की है। पिछले 10-15 साल से बड़ा फोकस रहा है। और वर्ल्ड पावर में, जो कि अमेरिका ही सुपर पावर था, उसका एक चैलेंजर है। तब वो चैलेंज करता है तो उसकी कई तरीके से हरकतें होती हैं। हमारे साथ थोड़ी बहुत हुई हो, ताइवान के साथ हो रही हो, जापान के साथ इश्यूज हो, साउथ चाइना में फिलीपींस और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ इश्यू हो, वियतनाम के साथ इश्यू। तो इस तरह के हम एक अष्टावक्र के साथ डील करना है हमें, जो आपने कहा वो उसको विश्वास नहीं कर सकते, तो संधियों को तोड़ता है। तो कोई भी रिविजनिस्ट पावर है, वो अपने आप को मजबूत समझता है और ये करने की हरकत करता है। तो इस वजह से हम लोगों को भी, हिंदुस्तान को, आज देखें, कुछ हिस्ट्री में चलते हैं। जब हम लोग आजाद हुए थे 47 में, और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी बना था 48 या 49 में, हम लोग की इकॉनमी करीब करीब बराबर थी जी। और देखते देखते ये रहा माहौल कि हमसे कहीं आगे है, चला गया है। एक शब्द इस्तेमाल करते हैं स्ट्रेटेजिक फॉर्म में, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेंथ। इसके अंदर कई सारे पैरामीटर्स आते हैं। मिलिट्री और डिफेंस एक पैरामीटर है जो कि अहम है, लेकिन साथ साथ इकोनॉमी, रिलेशनशिप विद वर्ल्ड, ट्रेड, कॉमर्स, मिनरल्स वगैरह करके 8-10 फैक्टर्स आते हैं। उसके आंकड़े में देखा जाए तो चीन आगे है। तो हम लोगों के लिए ये दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर, मोदी जी नहीं, हम सब मिलकर के अपनी कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल स्ट्रेंथ बढ़ाएं। आप सही कह और रहे हैं, उसकी हम सबकी सबको जड़ है मिलकर ये इकोनॉमी। काम करना होगा और हम सबको मिलकर ये तस्वीर सामने रखनी होगी कि हम वो कर सकें जो अब तक हो नहीं पाया। लेकिन चीन क्यों भारत के लिए चुनौती है और क्यों ये सोचना जरूरी हो जाता है, एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद में अपने पैनलिस्ट काजमी साहब का रुख करूंगा। चीन और पाकिस्तान
अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, जो उस रिपोर्ट में जो लिखा गया है कि इस समय पर भारत के लिए चीन ही मेजर कन्वेंशनल थ्रेट है और पाकिस्तान उस प्रकार का थ्रेट नहीं रहा है। पाकिस्तान कई सालों से कन्वेंशनल थ्रेट नहीं था भारत के लिए, लेकिन सब कन्वेंशनल डोमेन में, खास करके जिस प्रकार से वो टेररिज्म फैला सकता है भारत के लिए, वो थ्रेट जरूर था और अभी भी वही थ्रेट है। कन्वेंशनल प्लेन पे अगर हम उस प्रकार से देखें तो जो लॉन्ग टर्म थ्रेट है और जो मेजर चैलेंज है भारत के लिए, वो चीन है। पाकिस्तान अभी मुकाबला नहीं कर सकता है। मई महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए छोटे ही सही लेकिन युद्ध ने साबित कर दिया कि भारत की सैन्य ताकत के आगे पाकिस्तान टिक नहीं सकता। ऑपरेशन सिंदूर के आगे पाकिस्तान ने महज 3 दिन में ही घुटने टेक दिए। अमेरिकी खुफिया एजेंसी डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी यानी DIA की रिपोर्ट बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रक्षा नीति 3 अहम बिंदुओं पर केंद्रित है। पहली, वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करना। दूसरी, चीन के प्रभाव का मुकाबला। तीसरी, भारत की सैन्य क्षमताओं को आधुनिक बनाना। हालांकि चीन के बढ़ते प्रभाव और विस्तारवादी नीति से खतरा सिर्फ भारत को ही नहीं, अमेरिका को भी है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत के लिए 21वीं सदी में चाइना ही सबसे बड़ी चुनौती है और इसी बात को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा कहा गया है, जो कि सच है। चाइना की जो चुनौती है वो भारत के लिए तो सबसे बड़ी है ही। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए भी चाइना 21वीं सदी की बहुत बड़ी कमी ये है कि वो पूरी तरीके से एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट इकोनॉमी है, जबकि हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी डोमेस्टिक डिमांड पे चलने वाली इकोनॉमी है। तो आज अगर हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे फोकस करते हैं तो चाइना की इकोनॉमी पिछड़ सकती है। ऑलरेडी चाइना के एक्सपोर्ट्स को काफ़ी झटका लगा है यूएस की वजह से। अब हमें हिंदुस्तान के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स होंगे तो उससे एक तो हमारी फॉरेक्स बचेगी, दूसरा इंडिया की डोमेस्टिक डिमांड इतनी स्ट्रांग है तो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने में, बेचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी।
सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इंडो पैसिफिक और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत अपनी भूमिका मजबूत कर रहा है। सैन्य अभ्यास, हथियारों की बिक्री, प्रशिक्षण और इंटेलिजेंस शेयरिंग जैसे उपायों से भारत चीन के बढ़ते प्रभाव को समेटने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय और चतुर्पक्षीय साझेदारियों को विस्तार दे रहा है ताकि चीन के बढ़ते प्रभाव को कम किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दोनों खास मेहमान मेरे साथ लगातार इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड ब्रजेश कुमार मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सोहेल काजमी वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर जर्नलिस्ट के तौर पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सोहेल भाई, चीन और पाकिस्तान में एक बेसिक फर्क जो मुझे समझ में आता है वो ये कि पाकिस्तान का रवैया और उसकी नीयत हमें अच्छी तरीके से पता है, लेकिन चीन की नीयत पर हमेशा एक शक रहता है, क्योंकि चीन आगे भी बढ़ता है, गले भी लगने की कोशिश करता है और फिर कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिससे यह समझ में आता है कि चीन कुछ और सोच रहा है। क्या वाकई चीन का मुकाबला अब हमको तैयारी के लिए मोटिवेट करता है कि अब हमें चीन को ही फोकस में रखकर आगे बढ़ना होगा? जी भाई, हम ऑलरेडी फोकस में हैं और चीन जो है उसकी नीयत और उसकी सोच जो है भारत को पता है। मैं जिस इलाके से हूँ, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख बोलते हैं, और लद्दाख में हमेशा चीन इनकर्शंस करता रहा है और अभी भी कोशिश करता है। चीन बोलता नहीं है, चीन एक्शंस करता है। चीन की जो रणनीति है वो उस पर काम करने की कोशिश करता है। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, मुझे 3-4 बार मौका मिला वहां डिफरेंट इलाकों में जाने का। पाकिस्तान चीन के बिना उनकी सुबह नहीं हो सकती, वो छींक नहीं सकते जब तक चीन उनको डिक्टेट नहीं करता है। और उनकी मजबूरी है, क्योंकि भूखा देश है, उनके पास कुछ नहीं है। और चीन जो है वक्तन फवक्तन उनको हर चीज डेडिकेट करता रहता है, चाहे सड़कें हैं, चाहे हॉस्पिटल्स हैं, चाहे मेगा इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है, चाहे जो भी चीजें हैं जिनसे कि पाकिस्तान की रोजी रोटी चलती हो, पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता हो, वो हमेशा कोशिश करता है। डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन जो है वो भारत के साथ इसलिए नहीं लेता है और डायरेक्टली आगे नहीं आता है। हम जानते हैं उसकी सोच क्या है और नीयत क्या है। वो पाकिस्तान जब भी सिंदूर ऑपरेशन हुआ या इससे पहले भी जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, तो मुजफ्फराबाद हो, लाहौर हो, रावलपिंडी के कुछ एयर बेसिस है जहां बिल्कुल चाइना अपने क्राफ्ट्स, अपनी मिसाइल्स, अपना सब इंफ्रास्ट्रक्चर जो इक्विपमेंट का है वो लगा देता है काउंटर करने के लिए, और डिक्टेट करता रहता है, पाकिस्तान को समझाता रहता है कि आप किस तरह से भारत को जवाब देंगे। हम जानते हैं और हम सक्षम हैं और हम बिल्कुल, भारत को इन सब चीजों का पता है, अमेरिका को पता है। लेकिन अगर आप देखिए, अमेरिका को ये मालूम है कि चाइना सबसे बड़ा उसका दुश्मन है, लेकिन फिर भी ट्रंप साहब जो है, देखिए किस तरह से व्यापार के माध्यम से चाइना के साथ रिश्ते जो है साजगार करने की कोशिश करते हैं। आज भारत के साथ भी सबसे बड़ी जो मंडी है, व्यापार की मंडी जिसको बोलते हैं, वो भारत है पूरी दुनिया के लिए। चाइना के लिए तो बहुत बड़ी व्यापार की मंडी है। तो चाइना भारत के साथ इकोनॉमिकल टाइज तो बिल्कुल बिगाड़ नहीं सकता है और सामने डायरेक्टली कोई बात नहीं कर सकता है। इनडायरेक्टली वो इनकर्शंस, अपना दबदबा और जो उसकी रणनीति उस पर काम करता रहता है। लेकिन भारत उसको जानता है, इसीलिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर हमने लद्दाख में, करगिल में, जंस्कार में और बाकी इलाकों में हमने बनाया। हमने अपने इलाकों को बिल्कुल मुस्तहक किया है, अपनी आर्मी को, पैरामिलिट्री के लिए जो स्ट्रक्चर्स है, चाहे वो अटल सेतु टनल है, चाहे बाकी चीजें हैं। इसीलिए पिछले 10 सालों में डे एंड नाइट उस पर काम चलता है कि हम चाइना को, जब भी चाइना थोड़ी सी भी शरारत हमसे करेगा, अब हम उसको जवाब देंगे और मोटा जवाब देंगे। ये चाइना भी जानता है, चाइना भी हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करता है, लेकिन वो बोलता नहीं है। लेकिन उसकी जो सोच है वो यही है कि किसी तरह से सी पैक के माध्यम से, हम उसमें नहीं है, सी पैक में पाकिस्तान ही उसका जो बेस्ट फ्रेंड है उसमें सी पैक में है, और वो जो आउटर रिंग रोड बनाना चाहता है, 90% बना भी चुका है, उस पे काम करता रहता है। बहुत सी चीजें हैं जिस पे चाइना जो है अपनी रणनीति में कामयाब भी हुआ है। लेकिन जहां तक डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन की बात है, मुझे उम्मीद नहीं है, लगता नहीं है कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंट्रेशन भारत के साथ मौजूदा स्थिति में ले सकता है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में एक ग्लोबल डिसऑर्डर है। कौन किसके साथ खड़ा हो जाए, कौन किसकी मदद कर रहा है, कौन किस तरह से फॉरेन पॉलिसीज पे एक दूसरे के साथ जुड़ा है, ये सब एक इंडिकेशन है पूरी दुनिया के लिए कि हम बेहतर हैं और अपनी जंग, अपना मुल्क की हिफाजत करने में भारत जो है दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। मेजर जनरल ब्रजेश कुमार,
हम डिस्कशन कर रहे हैं और हमारे दर्शक इसको सुन रहे हैं, लेकिन क्या गलवान के बाद जो सीनियर लेवल पर मिलिट्री के ऑफिशियल्स के बीच में एक लंबा सिलसिला चला टॉक्स का, और उसके बाद आज की जो एलएसी के ऊपर जो अभी पीस दिखाई पड़ रही है, क्या चीन इसको ओवर पार कर सकता है, या चीन इसको खराब कर सकता है, या जाने दे सकता है, जो इतने दिनों बाद दोनों के बीच में, दोनों कंट्रीज के बीच में सेटलमेंट हुआ है और एक ही बातचीत के कॉर्नर पे दोनों आए हैं? देखिए, चीन जैसे मैंने पहले कहा था, वो एक एनिग्मा है, बहुत रहस्यमय तरह का देश है। क्या सोचता है, क्या बोलता है, कब बोलता है, उसका और क्लोज सोसाइटी उतना पता नहीं चल रहा है। उसकी जो नीति हमारे साथ रही है, डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन 67 के बाद में नहीं हुई। 1967 में नाथुला ने उस तरह का गेम खेला था जहां हमने उसको काफी क्षति पहुंचाई थी, फिजिकल कैजुअलिटी बहुत मात्रा में थी। तब से उसने वो डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन का रास्ता छोड़ दिया था। हाँ, सलामी स्लाइसिंग करता था, ये एक शब्द हम लोगों का ही है, हम लोग के स्ट्रेटजी कम्युनिटी में थिंकर्स जानते हैं। जहां अनगार्डेड रहा, कोई छोटी सी हरकत करेगा, कोई छोटा सा हिस्सा ले लेगा, या जहां ग्रेजियर्स हैं उनको भगा देगा, इस तरह की छिटपुट हरकत करता रहता था। और उसको भी मैसेजिंग होती थी, खास खास मौके पे करता था। जब हमारे यहाँ आए हुए थे वो अहमदाबाद में बैठ के प्राइम मिनिस्टर से, तो उन्होंने वो डोकलाम के आसपास कहीं घुस गए थे, लोगों को याद होगा। लेकिन मैं समझता हूं जो गलवान में हमने उनको, या उसके तुरंत बाद दो दर्शकों को याद होगा, कैलाशा हिल्स में 31 अगस्त का डेट है, जो हमने ऑफेंसिव स्पिरिट दिखाई, जो अपने दृढ़ निष्ठा दिखाई, और उसके बाद में जैसे आपने कहा बहुत लंबे सिरे तक मिलिट्री डिप्लोमेटिक टॉक्स हुए बॉर्डर एरिया। इसका हमारा भी वो एक तरीका था बताने का, मैसेजिंग करने का। मैसेजिंग के अलावा, मैसेजिंग खाली ऐसे मैसेज से बात नहीं जाती है। कोविड का दिन था जब गलवान हुआ था, तो देश को शायद पता नहीं चल होगा, 60,000 ट्रूप्स, कई हजार गन्स, कई 100 टैंक्स हमने ईस्टर्न लद्दाख में तैनात किए थे, उस एरिया में तैनात किए थे जो कि रोड से कनेक्टिविटी 12 महीने नहीं रहती। जाड़े के समय में ना तो श्रीनगर से रास्ता होता है, ना दूसरा अटल टनल की तरफ से रास्ता होता है। तो उन दिनों इतनी मुश्किल करके हमने इतने फौज इकट्ठा की थी, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए थे, वो स्टैंड ऑफ चला, कई सालों तक चला। तो ये हम कभी निश्चित हम कह सकते हैं फ्रॉम डिफेंस और सिक्योरिटी के मामले में चाइना चैलेंजर हमारे को डायरेक्टली नहीं करेगा। उसको पता है हम उसको बहुत ही डेटर कर सकते हैं। कितनी भी एसिमेट्री हो न्यूक्लियर क्षेत्र में, जिसकी जिक्र अभी हो रहा था कि कई सालों में और न्यूक्लियर वॉरहेड बनाएगा, वो बनाते रहे, हमारे पास सब चीज